नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर प्रोफेसर मोहम्मद इमरान सोहरवर्दी। स्टूडेंट्स, आज हम नेशनल एमडी कैट का यूनिट नंबर 2 दैट इज़ रिलेटेड टू वर्क एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इसके हवाले से कहा जाए तो बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि वर्क एनर्जी और पावर के चैप्टर में हमारे पास हैं, इंशाल्लाह ताला हम उसको बहुत थॉरली लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड विदाउट एनी डिले। जी डियर स्टूडेंट्स, इब्तिदा करते हैं अल्लाह ताला के नाम से। हमारा आज यूनिट नंबर 2 है वर्क एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, देन एनर्जी लॉसेस। ऑब्वियसली प्रैक्टिकल डिवाइसेज होते हैं उनके अंदर एनर्जी लॉसेस का टॉपिक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करें वर्क से। स्टूडेंट्स, हमारा पहला टॉपिक दैट इज वर्क। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या गया, फोर्स का। एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब हम कहते हैं कि काम हुआ अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी so that the body covers, this is the most important thing, some distance along the direction of the force। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी जो डिस्टेंस कवर करती है, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगे एंड द बॉडी कवर सम डिस्टेंस along the direction of the force, then the work is said to be done। सो ये हमारे पास वर्क की डेफिनेशन आ गई, क्योंकि बाज़ का ऐसा होता है नेशनल एमडी कैट में सिंपल लाइंस भी आ जाती हैं, तो दैट इज द रीजन वी ऑलवेज टेक अप विद द डेफिनेशन एज वेल। स्टूडेंट्स, अब जरा डायग्राम में देखते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्ट, इस पर ये फोर्स लग रही है विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। द बॉडी आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट भी एक्स एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल बनता, ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर हो गया, ये फोर्स का वेक्टर हो गया, इनके टेल्स के दरमियान जो एंगल लिया जाता दैट इज इक्वल टू थीटा। तो ये एंगल मैटर करेगा। अगर मैं फोर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं तो ये कंपोनेंट है एफ एक्स, जो कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और यही वर्क करेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉज ऑफ थीटा होता है। वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। यहां पर कोई भी वर्क नहीं कर सकता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फोर्स, द वर्क डन is said to be done when a force acts on a body and the body covers some distance along the direction of the force। तो इस फोर्स ने बेसिकली वर्क नहीं किया। किसने वर्क किया? इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ने भी नहीं किया, बल्कि इसके उस कंपोनेंट ने किया जो कि डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। तो ये बहुत एक टेक्निकल पॉइंट था जिसे आपने याद रखना है। फोर्स क्या थी? इट वाज अप्लाइड फोर्स। डी आपके पास डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स है, और फोर्स की कौन सी डायरेक्शन? ऑब्वियसली वो हॉरिजॉन्टल एफ एक्स है। थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को क्लियर नहीं होता। इट इज द एंगल बिटवीन देयर टेल्स, जो दो वेक्टर्स के दरमियान, ये बेसिकली एक डॉट प्रोडक्ट, आप सब जानते हैं वर्क इज बेसिकली अ डॉट प्रोडक्ट। हालांकि डॉट प्रोडक्ट इन दैट सेंस तो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन यहां पर हमारे पास डॉट प्रोडक्ट बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने जा रहे हैं, तो आपको डॉट प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा बहुत पता जरूर होना चाहिए। स्टूडेंट्स, थीटा है एंगल बिटवीन देयर टेल्स। तो आप देख सकते हैं ये दो वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए, इन दोनों के जो टेल्स के दरमियान एंगल है उसको एंगल थीटा कहते हैं। अब हम लोग इसका फॉर्मूला देखते हैं। द फॉर्मूला इज ऑब्वियसली वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। इट इज द डॉट प्रोडक्ट। मैं जब ओपन अप करूंगा आप सब जानते हैं क्या आ जाएगा, एफ डी कॉस ऑफ थीटा। और अगर मैं गौर से देखूं तो एफ कॉज ऑफ थीटा बेसिकली क्या है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसके बारे में पहले बता चुका हूं, जिसने वर्क किया था। अब बात कर लेते हैं एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें इससे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है। डिपेंडेंस ऑफ वर्क ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं फोर्स की। फोर्स के साथ फॉर्मूला में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट रिलेशन बनता है। इसका मतलब फोर्स जितनी लार्ज लगेगी वर्क उतना ज्यादा होगा, लेकिन विद अ कंडीशन दैट द डिस्टेंस मस्ट बी covered along the direction of the applied force। On the other hand, डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की तो डिस्प्लेसमेंट के साथ भी इसका डायरेक्ट रिलेशन बनता है। डिस्प्लेसमेंट जितनी ज्यादा होगी वर्क उतना ज्यादा होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज थी, और ऑब्वियसली इन दोनों फैक्टर्स में भी ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। छोटी से छोटी चीज भी एंटी टेस्ट में पूछी जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होता है डिपेंडेंस ऑन थीटा, कि क्या थीटा पर इसकी डिपेंडेंस कैसे। तो सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। वर्क
कब मैक्सिमम पॉजिटिव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव। ये दो ऐसी टर्म्स हैं जहां से एंटी टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे बात कर यहाँ पर इस सिंपल से टॉपिक में भी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान से सुनना, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला ने चाहा तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि पॉजिटिव मैक्सिमम और नेगेटिव मैक्सिमम बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस है और उनसे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर पैरेलल टू ईच अदर, इसका मतलब उनके दरमियान एंगल क्या बना, जीरो, they are in the same direction, then work is said to be positive maximum। तब ये positive maximum work कहलाएगा। हमारे पास आप देख सकते हैं ये वही बॉल है। अब फोर्स मुकम्मल तौर पे, पहले तो यहां पर सिर्फ इसका एक कंपोनेंट एक्ट कर रहा था, फोर्स मुकम्मल तौर पे कहा जाए डिस्प्लेसमेंट के अलोंग एक्ट करिए तो पूरी की पूरी फोर्स वर्क में अपना रोल प्ले करेगी। एंगल जीरो है, पैरेलल भी आप इसको कह सकते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, आप सब जानते हैं, एफ टी कॉस ऑफ थीटा, थीटा की जगह जीरो पुट किया, कॉस जीरो पर क्या आता है, वन, तो ये एफ डी आपके पास आ गया, यानी दिस इज द मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क। इसको पॉजिटिव मैक्सिमम का नाम दिया जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो आपको पता चल गया कि मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल होंगे। एंगल कितना बनेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। और इसमें हमारे पास जो मैक्सिमम वर्क आता है दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ कंप्लीट फोर्स, नॉट इट्स कंपोनेंट, कंप्लीट फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। तो दैट इज समथिंग वेरी सिंपल वन। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसपे छुपे हुए हैं स्टूडेंट्स, जब थीटा जीरो था, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल थी, या फिर फोर्स अगर डिस्प्लेसमेंट के साथ पैरेलल थी तो मोशन के साथ क्या थी, पैरेलल ही थी। इसका मतलब जरा गौर से देखिएगा, जब फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगी जिस बॉडी डायरेक्शन बॉडी मूव करी है, तो इस बॉडी की वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट आएगा। सपोज करें उसकी वेलोसिटी फोर्स के लगने से पहले थी 10 मीटर पर सेकंड, तो जब फोर्स लगेगी अलोंग द मोशन, अलोंग द डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, यस, इंक्रीज कर जाएगी। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड इंक्रीज करती है, ये कीवर्ड आपने याद रखना है। और जब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो बॉडी की किनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वो भी इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब ये, अगर काइनेटिक एनर्जी का चेंज देखा जाए तो वो हमेशा कहेगा पॉजिटिव आएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स एंटी टेस्ट में, ये सारे के सारे दीज ऑल आर नॉट जस्ट पॉइंट्स, दीज आर द एमसीक्यूज जो मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्मॉल पॉइंट्स। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट बोर्ड टू डू द रेस्ट ऑफ द थिंग्स। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद बाय वन गेट वन फ्री मैक्सिमम नेगेटिव की बात कर लेते हैं। मैक्सिमम नेगेटिव पर मैंने बहुत दफा देखा, मैंने स्टूडेंट से जब भी बात की तो वो यही समझते थे कि जो नेगेटिव वर्क होता है वो कम होता है, छोटा होता है, और पॉजिटिव वर्क बड़ा होता है। तो ये बड़े ही टेक्निकल पॉइंट्स हैं जिससे आपने याद रखना है, नेगेटिव वर्क पॉजिटिव से बड़ा भी हो सकता है। नेगेटिव वर्क को नेगेटिव मैक्सिमम कब कहा जा सकता है, जरा गौर से देखिएगा। When force and displacement are exactly in the opposite direction, इसका मतलब ये कि उनका एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, या मैं उनको कीवर्ड में एंटी पैरेलल भी बोल सकता हूं। तो याद रखिएगा, वर्क एग्जैक्टली नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस बॉडी मूव कर रही है, और गौर करें जो फोर्स लग रही है इट इज अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये फोर्स एक रिटार्डिंग फोर्स होगी, इसका एंगल डिस्प्लेसमेंट के साथ 180 डिग्री बनता है। यकीनन ये क्या करेगा, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि अगर फोर्स मोशन के डायरेक्शन में होती है तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करती है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, दैट इज सेड टू बी पॉजिटिव। तो यहां पर बिल्कुल उसका इनवर्स हो जाएगा। स्टूडेंट्स गौर से देखिएगा क्या होगा, मैं एमसीक्यूज बाद में करवाऊंगा। देखिए, व्हेन वर्क, जब एंगल 180 डिग्री होता है तो फोर्स होती है वो एंटी पैरेलल होती है डिस्प्लेसमेंट या मोशन के साथ, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाती है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यूज में आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्क क्यों नेगेटिव हुआ, क्योंकि आप सब जानते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा होता है, थीटा की जगह 180 डिग्री पुट करेंगे, कॉस 180 डिग्री के लिए -1 देता। तो आपके पास पहले वर्क पॉजिटिव मैक्सिमम था प्लस एफ डी, अब क्या आ गया माइनस एफ डी। इसे नेगेटिव मैक्सिमम कहते हैं बेटा, इसको मिनिमम नहीं कहना, इसे मिनिमम नहीं कहना। अगर पहले वाले केस में प्लस 100 जूल सपोज करें वर्क आया, तो अब -100 जूल आएगा। दोनों में फर्क सिर्फ यह है कि एक काइनेटिक एनर्जी को
+100 इंक्रीज कर देगा, एक काइनेटिक एनर्जी को -100 डिक्रीज कर देगा। इंशाल्लाह ताला आगे जाके मैं इसको और भी ज्यादा क्लैरिफाई करूंगा। क्वेश्चन देखते हैं, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स वर्क इज सेड टू बी मैक्सिमम। अब प्रॉब्लम क्या होता है स्टूडेंट्स, एंटीटेस्ट बेसिकली एक तरह का आप कह सकते हैं एक गेम है आपके पेशेंस की और आपकी नर्व्स की, कि आप कितनी पेशेंस के साथ और आपकी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ कहते हैं। मैं ऑलरेडी अपने तमाम लेक्चर्स में, अपनी डिस्कशंस में आपको बड़ी बारहा ये बात रिपीट कर चुका हूं कि जब भी आपने एमसीक्यूज पढ़ना है तो आपने तब तक आपने ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना जब तक आप सारी ऑप्शंस पढ़ नहीं लेते। अब होता क्या है, ट्रैप में फंस जाते हैं बच्चे। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स वर्क इज सेड टू बी मैक्सिमम, ये जो मैक्सिमम का वर्ड है ये ट्रैप के तौर पे एक्ट करता है और बच्चे फौरन से पहले ये समझते हैं शायद हमारे पास मैक्सिमम यानी पॉजिटिव मैक्सिमम की बात की जा रही है। वो आओ देखते हैं नताओ और फौरन से पहले अल्फा ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, क्या यहां पे उसने पॉजिटिव मैक्सिमम लिखा? नहीं लिखा। नेगेटिव मैक्सिमम भी नहीं लिखा। इसका मतलब अब वो इस टॉपिक को, इस एमसीक्यूज में पूरे टॉपिक को जनरलाइज कर गया, और जब जनरलाइज कर गया तो मैक्सिमम दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसका मतलब बीटा ऑप्शन को देखिएगा 180 डिग्री भी लिखा हुआ है, जिसके लिए वर्क क्या होता है नेगेटिव मैक्सिमम, और डेल्टा विल बी द बेस्ट ऑप्शन, इसीलिए अल्फा हमारे पास क्रॉस हो जाएगा। ये बहुत ही अहम एमसीक्यूज था। मैंने कोशिश की कि पहले आपको कॉन्सेप्ट दूं, उसके बाद एक ऐसे एमसीक्यूज प्लेस करूं तो आपके कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पे रीइंफोर्स कर दे। तो you'll have to be very careful about this thing. स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट पे चलते हैं, मिनिमम वर्क की बात कर लेते हैं। कब हम कहते हैं काम नहीं हुआ, फिजिक्स में जब हम कहते हैं काम नहीं हुआ तो सिंपल सी बात है हमारे पास वर्क का आंसर क्या आना चाहिए? 0। ये कब कब हो सकता है? सिंपल सी बात है, अगर फोर्स फॉर्मूला है W इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा, अगर फोर्स 0 जाए पूरा का पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, अल्टीमेटली क्या होगा? कोई वर्क नहीं होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए, यानी फॉर एग्जाम्पल मैं एक वॉल पे फोर्स तो लगा रहा हूं लेकिन वॉल मूव नहीं कर रही, तो मेरा वर्क क्या होगा? दैट इज इक्वल टू 0। अब बात कर लेते हैं आखिरी फैक्टर की, दैट इज कॉज ऑफ थीटा। किस एंगल पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या एंगल बनाए कि वर्क क्या होगा? मिनिमम हो जाएगा, जिसको हम 0 वर्क कहते हैं। मिनिमम वर्क क्या होगा? 0। मिनिमम वर्क क्या होगा? 0। ये याद रखना आप लोगों ने। नेगेटिव को वर्क को हम मिनिमम नहीं कहते। मिनिमम वर्क कब होगा? when force and displacement are in perpendicular direction, that means that they are going to make an angle of 90 degrees, they are going to be perpendicular to each other. Work is said to be what? minimum इसको कहा जाता है, या आप इसको 0 कहते हो। कैसे आता है? W is equal to FD cos of थीटा, थीटा की जगह मैं 90 पुट करूंगा, cos 90 0 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या गया? 0, या इसको मिनिमम का नाम भी दिया जाता है। यानी मिनिमम से मुराद ये कोई काम नहीं हुआ, जब कोई काम ना हो तो उसको मिनिमम वर्क का नाम दिया जाता है। इसकी एग्जांपल भी देखते हैं, बड़ी फेमस एग्जांपल है। उसके बाद इंशाल्लाह एक बहुत जबरदस्त एमसीक्यूज मैं आप लोगों से एंटीटेस्ट फॉर्मेट में बार बार रिपीट होने वाले एमसीक्यूज आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा कि उसमें कैसे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो बहुत आसानी के साथ ट्रैप हो जाते हैं। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ अ बॉडी with uniform speed along a circular path। जी हाँ स्टूडेंट्स, सर्कुलर पाथ पर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो आप सब जानते हैं उसे कंपेल करती है सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। जब वो सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, मैंने डायग्राम आप लोगों ने ड्रॉ किए, गौर से देखिएगा। सपोज करता हूं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं लेकिन हम लोगों ने अभी अपने कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे 4 पॉइंट को सिलेक्ट किया। पॉइंट ए पर वेलोसिटी की सपोज करें मैग्नीट्यूड थी 10 मीटर पर सेकेंड, फोर्स लग रही है सेंटीपिटल फोर्स, आप देख सकते हैं वेलोसिटी और फोर्स का एंगल कितना बना? 90 डिग्री। याद रखिएगा इस पॉइंट पर जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ली जाएगी वो भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन या अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का एंगल कितना बनता है? वो भी 90 ही बनता है। ये फोर्स सिर्फ क्या करती है? हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। ये फोर्स सिर्फ कंपेल करती है ऑब्जेक्ट को टू मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। ये उसकी मैग्नीट्यूड को ना ज्यादा कर सकती है ना कम कर सकती है। यहां पर भी इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या होगी? इट विल कम आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। यहां पर भी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकेंड। और किसी भी पॉइंट पर आप किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करें जो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के डायरेक्शन में होगी, वो ऑब्वियसली उसका फोर्स के साथ जो एंगल बनता होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो पता चला कि हमारे पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक
किसी भी पॉइंट की अगर बात कर ली जाए, कोई भी छोटे से छोटा पाथ आप ले लें, उस पाथ सेगमेंट के लिए हमारे पास वर्क डन क्या होगा, दैट हैड टू बी जीरो, क्योंकि एंगल कितना बनता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, इट इज 90 डिग्री। स्टूडेंट्स वेलोसिटी विक्टोरली तो बराबर नहीं है, तो बिकॉज दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन, मगर अगर मॉडुलस की बात की जाए तो इन तमाम की मैग्नीट्यूड सेम है, इसको स्पीड लिखा जा सकता है, इट मींस इट विल मूव विद द कांस्टेंट स्पीड। तो यहां पे वही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप रिवाइज कर सकते हैं कि अगर कोई काम नहीं हो रहा, आपने पॉजिटिव मैक्सिमम और पॉजिटिव मिनिमम में तो चीजें देख ली, आप यहां पे देख लें, यहां पे कोई भी काम नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वेलोसिटी ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, कांस्टेंट रहेगी, काइनेटिक एनर्जी ना इंक्रीज करेगी ना डिक्रीज करेगी, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन कांस्टेंट, और दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसका चेंज क्या होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। कोई भी वर्क नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो होगा। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल भी हमें सिखाता है कि जब भी वर्क होता तो काइनेटिक एनर्जी में आमतौर पे मूविंग ऑब्जेक्ट्स की बात की जाए तो मोशन में मूविंग ऑब्जेक्ट्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है। तो एक सिम्पटम भी हो सकता है, जैसे अगर हमारी तबीयत खराब हो तो हमें बुखार होता है, तो जब भी वर्क हो रहा होगा उसका सिम्टम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी में या किसी न किसी एनर्जी के फॉर्म में क्या आ रहा होगा, चेंज आ रहा होगा। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इंशाल्लाह मैं बाद में आपसे बड़ी डेप्थ में जाके एमसीक्यूज के थ्रू भी देखूंगा, लेकिन यहाँ पे जरूरी है क्योंकि आप ये सारा सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो कहीं कहीं हमें चीजों को कहा जाए इंटरलिंक करना पड़ता है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाए। स्टूडेंट्स आइए एक एमसीक्यूज देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पास्ट पेपर से मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सिलेक्ट किया क्योंकि इस एमसीक्यूज में अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, उम्मीद है अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे। अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंपेलिंग इट टू मूव अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ। अब यहां पे बच्चे जो है वो ट्रैप हो जाते हैं, ये सेमी सर्कुलर पाथ कहा जाए, ये उनके लिए ट्रैप बन जाता। वो ये समझते हैं कि सर्कुलर पाथ पे, बच्चे सारे ये समझते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट ये समझते हैं कि सर्कुलर पाथ पे हमारे पास वर्क डन इसलिए जीरो होता है बिकॉज इट इज अ क्लोज पाथ, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। चीज नहीं स्टूडेंट, याद रखिए मैं अभी आपसे बात क्लियरली शेयर कर चुका हूं कि सर्कुलर पाथ पे किसी भी पॉइंट पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड ज्यादा या कम नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आ सकता, वर्क नहीं हो सकता, कि हर एक लम्हे में जो फोर्स है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या परपेंडिकुलर है। मैंने डायग्राम में भी आप लोगों से शेयर किया। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम, जो ही बच्चे सेमी सर्कुलर देखते हैं और रेडियस पे दिया होता है मुकम्मल तौर पे फंसाने के लिए, तो ऐसा बताइए उसका वर्क डन कितना होगा लॉन्ग द, दोबारा बोला सेमी सर्कल, तो बच्चा और ट्रैप पक्का ही ट्रैप हो जाता है जनाब बच्चा के। अब तो ठीक है सेमी सर्कल में तो मैंने वर्क निकाल के दिखाना, बच्चा फिर ऑब्वियसली वर्क कैलकुलेट भी करता है, कैसे करता है देखिएगा। ये हमारे पास पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, उसने जब सेमी सर्कल कंप्लीट किया तो बचा है मसला ही कोई नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो नहीं है, कितनी है, दैट इज इक्वल टू डबल ऑफ द रेडियस या डायमीटर। डायमीटर कितना है, दैट इज 2r, तो 2 इंटू आर कितना था, इट वॉज 2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट उसके पास कितनी आ गई, 4 मीटर आ गई। अब स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों ने यहां पे याद रखना है, हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए आइए हम लोग नेक्स्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं टू सॉल्व द क्वेश्चन। जी नेक्स्ट बोर्ड की तरफ हम स्विच करें टू सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डी, और यहां पे ऑब्वियसली साफ सी बात है बच्चा मिस्टेक क्या करता है, बच्चा एंगल को कहीं कंसीडर नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ एक सेमी सर्कल देख रहा होता है, वो कहता है सेमी सर्कल है तो मसला मेरा हल हो चुका है। वो डिस्प्लेसमेंट निकालता है 4 मीटर यानी डायमीटर के इक्वल, और फोर्स उसके पास दी होती है 10 न्यूटन, तो वो 10 इंटू 4 पुट करता है 40 जूल, और 40 जूल उसको बीटा में नजर आ रहा होता है। तकरीबन 99% स्टूडेंट्स इसी के लिए जाते हैं, लेकिन हम ये बात देख कर आए हैं कि हमारे पास सर्कुलर पाथ हो या सेमी सर्कुलर पाथ हो या उसका क्वार्टर ही क्यों ना हो जाए या उसका कोई भी लम्हा हो जाए, छोटे से छोटा सेगमेंट क्यों ना हो जाए, याद रखिएगा उसमें वर्क नहीं हो सकता बिकॉज द फोर्स इज दैट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। इसका मतलब बट थीटा वाज 90 डिग्री एट ईच पॉइंट, सो द वर्क हैज टू बी जीरो। यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा रिवाइव कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इट विल रिमेन द सेम, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट देगी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ये भी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल से आप जानते हैं, प्रूव करता है कि वर्क जीरो है, क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है वर्क डन अपीयर्स एज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो तो वर्क भी जीरो। स्टूडेंट इसके बाद आप कुछ चैंपियंस की बात कर लेते हैं। होता ये बाज औकात हमें पेपर में क्वेश्चंस आते हैं और हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट होकर उनके आंसर दे देते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, बच्चे फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हैं कि किस किस एंगल पर वर्क मैक्सिमम है और किस किस एंगल पर वर्क
मिनिमम है, और बगैर कोई सोचे समझे वो एक और ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। मैं बार बार क्वेश्चन आपको ट्रैप के इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इंसानी जबिलत है कि इंसान को अगर कोई चीज़ आसानी से मिल जाए तो उसके दिल में उसकी कदर नहीं होती, लेकिन इंसान जब ठोकर खाता है ना, आपको किसी जगह से ठोकर लगी हो तो आप हमेशा याद रखेंगे यार इस जगह से ध्यान से गुजरना है, क्योंकि तकलीफ से बंदा गुजरा होता है। तो मैं आप लोगों के ठोकर इससे लगवा रहा हूँ, ये सारे आपसे ट्रैप्स करवा रहा हूँ ताकि आप आगे कहीं ट्रैप में ना आ जाएं। तो बड़े गौर से देखिएगा, वर्क डन का फॉर्मूला FD कॉज ऑफ थीटा, बच्चे फिंगर टिप पे याद कर लेते हैं कि किस किस एंगल के लिए वर्क क्या क्या कुछ होगा। ऑब्वियसली उनको के पास कॉज ऑफ थीटा की वैल्यूज होती है, जैसे कॉज 0 क्या होता है 1, वर्क पॉजिटिव मैक्सिमम, कॉज 180 नेगेटिव मैक्सिमम, कॉज 90 0 वर्क 0 हो गया। इसके अलावा वर्क कुछ एंगल्स पर अपने मैक्सिमम का हाफ भी होता है, कॉज किस पर हाफ देता है 60 डिग्री पर। नहीं चला मैं आगे जाके कुछ क्वेश्चंस में आपको ये चीज़ें याद भी करवा दूंगा, लेकिन बहरहाल ये आपको फिंगर टिप्स होना चाहिए। कॉज की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने याद रखनी है बिकॉज दिस इज इन योर सिलेबस नाउ। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉज पर जब आपकी कमांड हो जाती है तो बच्चे यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स करते हैं, जरा गौर से देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग फिगर फॉर विच वैल्यू ऑफ थीटा वर्क इज सेट टू बी मैक्सिमम। बताइए, हमारे पास ये डायग्राम आप देख सकते हैं, फोर्स ड्रॉ की गई है, डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ की गई है, और क्या कहता है बताओ किस एंगल के लिए वर्क मैक्सिमम होगा। अब बच्चों ने ये नहीं देखना कि एंगल कहां बना हुआ है, क्या एंगल दोनों वेक्टर्स की टेल में बना हुआ है नहीं, उन्होंने फौरन से पहले जाके देखना कि यार सर इमरान सोरवदी ने हमें सिखाया था कि एंगल 0 हो या 180 डिग्री हो, तो अल्टीमेटली इन दोनों के लिए जो हमारे पास वर्क है वो मैक्सिमम है। तो पॉजिटिव मैक्सिमम नेगेटिव मैक्सिमम बोला नहीं हुआ, तो फौरन से पहले वो चार्ली की तरफ चले जाएंगे। यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब मैं आपको थीटा के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि बात का थीटा हमें बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। देखिएगा, ये थीटा इन दोनों का एंगल नहीं है, ये तो फोर्स वाई एक्सिस के साथ बना रही है या विद द वर्टिकल बना रही है, तो इन दोनों का एंगल कितना है गौर से देखिएगा कि टोटल एंगल बनता 90, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा। सब कुछ ड्रामेटिकली चेंज होने जा रहा है। देखिए, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नॉट थीटा बट इट इज 90 माइनस थीटा। आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, फिर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की सारी चीजों को आपको अजबर होना चाहिए कि जब भी हमारे पास कॉस के एंगल में 90 माइनस थीटा था तो 90 माइनस थीटा की वजह से कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द साइन। तो साइन में जो ही कन्वर्ट होगा उसके बाद तो सारा कुछ चेंज होने जा रहा है। कैसे देखिएगा, नया फॉर्मूला क्या बना, W इज इक्वल टू FD साइन ऑफ थीटा। तो इस क्वेश्चन को तो इस फॉर्मूला ने डील करना था, FT कॉज ऑफ थीटा ने डील ही नहीं करना। अब सारा कुछ चेंज हो गया, मैक्सिमम किस पर होगा, साइन किस पर 1 देता है, जी हां 90 पर। इसका मतलब 90 डिग्री पर हमारे पास W इज इक्वल टू FD साइन ऑफ 90, तो दैट इज इक्वल टू FD मैक्सिमम वर्क आ जाएगा। मिनिमम कब होगा, अब जहां पर वो मैक्सिमम हो रहा था 0 और 180 पर, 0 पर पॉजिटिव मैक्सिमम 180 पर नेगेटिव मैक्सिमम, वहां पे कहा जाए अब वर्क 0 हो जाएगा क्योंकि साइन 0 भी 0 होता है और साइन 180 भी 0 होता है। हाफ ऑफ मैक्सिमम की टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि बताइए किस एंगल के लिए वर्क मैक्सिमम का हाफ होता है। अगर कॉज ऑफ थीटा की बात की जाती है, मैं जस्ट कॉज ऑफ थीटा की बात कर रहा हूं, तो कॉज ऑफ थीटा 60 डिग्री पर हाफ देता है, तो तमाम बच्चों को पता है कि वर्क अपने मैक्सिमम का हाफ कब हो जाता है 60 डिग्री पर। मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर किया। अब यहां पर उल्टा होगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम का, ये सारे के सारे देखिए एक एमसीक्यूज में मैं सारे के सारे नए एमसीक्यूज आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूं। इट इज नॉट जस्ट एन एमसीक्यूज, मेरी आज की इस लेक्चर में आप देख सकते हैं मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि हर जगह आपके पास ऐसे पॉइंट्स रेज कर दिए जाए, सिखा दिए जाए, आपको सिखा दिए जाए ताकि आपको सारे एमसीक्यूज आते हो। तो हाफ ऑफ मैक्सिमम कब होगा, क्या 60 के लिए होगा, तो ऑब्वियसली ये पे अगर इसी में पूछ लिया जाता तो 60 दिया होता तो सारे हद से 60 के लिए जा रहे होते, लेकिन एंगल चूंकि साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूंकि साइन है तो साइन किसके लिए हाफ देता है 30 डिग्री के लिए, इसलिए हमारे पास बेस्ट आंसर 30 डिग्री बन जाता। तो आपने देखा ड्रामेटिकली कैसे चीजें चेंज हो जाती हैं। साइन के लिए क्यों अपने मैक्सिमम का हाफ है, मैक्सिमम कहते हैं FD को, FD का हाफ होने से मुराद ही ये साइन 30 हाफ होता तो वो अपने मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था और इसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एलैबोरेट की। आइए अब एक और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पास नेक्स्ट जो है, दैट इज अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, इट एक्ट्स ऑन अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। If work is said to be 50 joule, what will be the angle between force and displacement? स्टूडेंट्स, अब होता ही है, देखिए फोर्स आपको प्रोवाइड कर दी गई, आपको डिस्प्लेसमेंट दे दी गई और वर्क भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया और पूछा क्या जा रहा है, बताइए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल क्या होगा। तो बच्चे बाज़
इसको कैलकुलेट करते हैं W इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा, वहां से भी आ जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन इसका मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं। आपने हमेशा जब भी आपको फोर्स दी हो, डिस्प्लेसमेंट दी और वर्क दिया और एंगल पूछा हो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो आपने पहला ये शॉर्टकट जरूर आजमाना है कि आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके देखना है। देखिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं, फोर्स थी 10, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, दैट वाज 10, तो मैक्सिमम वर्क आप निकाल लें। मैक्सिमम वर्क क्या होता है, F इंटू डी, इनका सिंपल प्रोडक्ट 10 इंटू 10 100 जूल। गौर से देखिए हमारे पास वर्क क्या है, 50 जूल, 50 जूल यानी मैक्सिमम का हाफ। और मैं अभी बता के आया हूं आप लोगों को कि कौन सा एंगल ऐसा होता है। जेन्युइन कंडीशन में बात करूं, मैं साइन ऑफ थीटा की बात नहीं कर रहा, आम कंडीशन में कॉस ऑफ थीटा ही यूज होता है। तो बताइए कॉस किस एंगल के लिए अपने मैक्सिमम का हाफ देता है, यस दैट इज 60 डिग्री। इसलिए हम इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, विल गो फॉर दिस वन। और अगर इसी क्वेश्चन में टेक्निकल वर्ड ये बोला होता दैट एंगल विद द वर्टिकल बोला जाता, और ये बोला जाता कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो फिर एंगल विद द वर्टिकल क्या है, तो फिर वर्टिकल विद एंगल क्या हो जाता, वो दैट वाज 30 डिग्री हो जाता। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखना। आई होप आप लोगों को बड़ा अच्छा क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम वर्क का हाफ जो है, यहाँ से हमने कॉस ऑफ थीटा को हाफ से पहचान लिया था। स्टूडेंट्स इट केम आउट टू बी 60 डिग्री। अब थोड़ी सी बेसिक बात कर लेते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपको दिया होता है, उसका जो कर्व होता है उसका एरिया वो आपसे पूछता है, उसके यूनिट्स क्या होंगे। स्टूडेंट्स बड़ा सिंपल है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कर्व का जो एरिया होता है, ये देखिए अगर मैं इस एरिया को यहाँ पे ड्रॉ करूं तो ये एक हमारे पास रेक्टेंगल बन जाती है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट, हाइट क्या है, फोर्स। अब F इंटू डी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है। जब हमारे पास फोर्स एक कांस्टेंट थी और अगर वेरिएबल हो तो आप सब जानते हैं हम छोटे छोटे पास में उसको डिवाइड करके ऐसा कर्व कैलकुलेट कर लेते हैं जिसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं आई से एन सेगमेंट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। इट इज गिवन इन आवर बुक, तो इस पर हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, जस्ट पास का रिमेंबर के लिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमें आप सब जानते हैं नेशनल एमडी कैट में फिजिक्स के हवाले से आएंगे जो जस्ट रिकॉलिंग बेस्ड होंगे। रिकॉलिंग बेस्ड से मुराद ये कि अपनी पूरी की पूरी जितने लर्निंग आउटकम्स के अकॉर्डिंगली हमारी टेक्स्ट बुक और इसके अलावा जो भी है हम मैक्सिमम कर सकते हैं। वी मस्ट गो फॉर इट। हम आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस भी करवाते हैं, आप हमारी प्रैक्टिस बुक को भी देख रहे होते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत ही अहम सवाल है, गौर से देखिएगा। अ बॉडी ऑफ मास 3 किलोग्राम इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब इब्तिदा में उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, इज मूव्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 6 न्यूटन। आपको फोर्स प्रोवाइड कर दी गई, आपको मास प्रोवाइड कर दिया गया और ये आपको एक तरह का क्लू भी दे दिया गया कि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। इट मूव्स ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इन 4 सेकंड। अब ये टाइम कहां से आ गया, मास वर्क के चैप्टर में डील करें, वर्क का सिंपल फॉर्मूला होता है FT cos ऑफ थीटा। तो आपसे वो पूछ कह रहा है वर्क निकालें, लेकिन आपको फोर्स दे रहा है, फोर्स तो चाहिए, मास नहीं चाहिए होता, आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होती है, डिस्प्लेसमेंट कहीं नहीं दे रहा और ये बता रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है और उसके बाद टाइम भी दे रहा है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा उसको पूरा डिराइव कर दूंगा। आपने फिर वो शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना है कि कभी भी ऐसा हो जाए कि आपको फोर्स दी हो, मास दिया हो, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हो जो कि 0 और अल्टीमेटली आपके पास टाइम दिया हो, तो आप कैसे वर्क कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं। इसकी ऑप्शंस हैं, इसकी ऑप्शंस में हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 96 जूल। बीटा कैसे आता है जी स्टूडेंट्स, अब इसको करने के लिए हम अपने लास्ट बोर्ड की तरफ स्विच करते हैं जी। फोर्स हमारे पास थी, इट वाज 6 न्यूटन, मास 3 kg, टाइम था 4 सेकंड और इनिशियल वेलोसिटी इट वाज 0 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला F इंटू एस है, क्योंकि बता दिया गया कि हमारे पास फोर्स जो है वो लॉन्ग एक्स एक्सिस लग रही है, हॉरिजॉन्टल फोर्स है और बॉडी भी सी एक्सिस के लॉन्ग मूव करिए, फोर्स ऐसे रहेगी। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, एस इज इक्वल टू हमारे पास होता है VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस फॉर्मूला को मैं यूज करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो मेरे पास S की जगह सिंपली क्या आ जाएगा, हाफ AT स्क्वायर। फोर्स ऐसे रहेगी, हाफ ऐसे रहेगा, एक्सेलरेशन की जगह मैं F/m पुट कर सकता हूं फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, क्योंकि एक्सेलरेशन होती है वो F/m होती है, T स्क्वायर ऐसे रहेगा। अब हाफ को मैं स्टार्ट में ले आया, F इंटू F स्क्वायर हो गया, T स्क्वायर ऐसे डिवाइडेड बाय m। ये वो शॉर्टकट फॉर्मूला है स्टूडेंट जो आप लोगों ने याद रखना है, हाफ F स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। अब जस्ट वैल्यूज प्लेस करेंगे, हाफ ऐसे रहेगा, फोर्स 6 का स्क्वायर आ गया, मल्टीप्लाई टाइम 4 सेकंड 4 का स्क्वायर और नीचे 3 आ गया। स्टूडेंट्स मास की जगह
3 2 आर 6, ये जो 6 है ये स्केयर को कैंसिल आउट कर देगा, 6 ऐसे रहेगा, 4 का स्केयर 16 होता है, 16 6 आर इट विल गिव यू 96 ऑफ जूल. सो सच अ फैबुलस एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई होप सो कि आपने इसको बहुत अच्छी तरह कर लिया होगा. इस फॉर्मूला को आपने याद रखना है, हाफ एफ स्केयर टी स्केयर डिवाइडेड बाय एम. कब होगा? जब ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली रेस्ट पर होगा, आपको फोर्स प्रोवाइड कर दी जाएगी, आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि उसका टाइम कितना उसने लिया, आपको मैथ प्रोवाइड किया होगा, तो देन यू विल सॉल्व दिस वन इन दिस वे. और नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम प्रैक्टिस आप लोगों को एमसीक्यूज के थ्रू करवाई जा रही है ताकि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. जितने ज्यादा एमसीक्यूज हम करते चले जाएंगे, हमारा कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह उतना ज्यादा अच्छा हो जाएगा. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार नीड्स अ फोर्स ऑफ 500 न्यूटन टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड. जरा गौर से देखिएगा, एक गाड़ी है, उस पर उसे फोर्स चाहिए 500 न्यूटन की टू मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड. अब इंसान के ज़हन में क्वेश्चन आता है कि जब भी फोर्स लगती है तो वेलोसिटी तो चेंज होती है. जी हाँ, वेलोसिटी तब चेंज होती है जब एक सिंगल फोर्स लगती है. किसी भी गाड़ी को अगर आप मूव करवाना चाहते हैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी, तो फिर आपको पैडल पर एक खास हद तक पाँव रखना पड़ेगा ताकि इंजन कॉन्स्टेंटली क्या करे, फ्रिक्शन को ओवरकम करे. इसका मतलब यहां पर जो फोर्स लग रही है 500 न्यूटन, वो एक्सीलरेशन के लिए नहीं है, टू ओवरकम ऑल द फ्रिक्शनल फोर्सेस, ताकि जब नेट फोर्स क्या हो जाएगी, जीरो, तो फिर बॉडी डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगी. तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एमसीक्यूज का कांस्टेंट वेलोसिटी से आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो उस पर लगने वाली जो अप्लाइड फोर्स होती है वो फ्रिक्शनल फोर्सेस के बराबर होती है. और आप सब जानते हैं नेशनल एमडीकैट में हमारे पास यूनिट नंबर 2 के लर्निंग आउटकम्स में, सिलेबस में हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स का टॉपिक मौजूद है, हमें पता होना चाहिए. तो इसीलिए इसकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपके लिए एक एमसीक्यूज लेकर आया हूं. स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. अब देखिए, आपने फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क कैलकुलेट करना होता क्या, बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं. बच्चे कहते हैं हमारे पास तो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोवाइड ही नहीं की गई, डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया. तो मैंने कीवर्ड क्या बोला था कि जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कि गाड़ी मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, तब इंजन फॉरवर्ड जो फोर्स लगाएगा वो यकीनन फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए लगाएगा. तब ये दोनों क्या होंगे, एग्जैक्टली इक्वल. इंजन की फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर होगी. तो इंजन की फोर्स अगर 500 न्यूटन है तो फिर फ्रिक्शन या रेजिस्टिव फोर्स भी क्या होगी, 500 न्यूटन होगी. तो बाकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. W इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा. एफ की जगह 500 आ गया, डी की जगह 10 मीटर आ गया. चूंकि फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट टू द मोशन लगती है, कॉज ऑफ 180 पुट होगा. ये हमारे पास क्या आ गया, 5000 कॉज 180 -1, तो -5000 जूल. इसका मतलब कहां पे, इट इज गिवन इन द डेल्टा ऑप्शन. स्टूडेंट्स, सो दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, अ वेरी इंपॉर्टेंट वन. स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. इसकी स्टेटमेंट में ही हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रैप है, क्योंकि स्टेटमेंट में कहा गया दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी ऑलवेज अपीयर्स एज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ये ऑलवेज का जो वर्ड है, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है, क्योंकि बच्चे फिर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, आपके यानी कंजर्वेटिव हो जाते हैं. वो कहते हैं हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है दैट द वर्क डन on a body appears as always appears as a change in kinetic energy. ये always का वर्ड के बाद पूरा अगर टॉपिक आप पढ़ लें, बेसिकली वहां पर उसने जो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल एक्सप्लेन किया हुआ है मूविंग ऑब्जेक्ट के वाले से किया हुआ है. इसलिए मूविंग ऑब्जेक्ट पर जो वर्क होता है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के तौर पे ही हमेशा अपीयर होता है. और जो कुछ लॉसेज होते हैं ऑब्वियसली वो हीट की फॉर्म में ज़ाया हो जाते हैं. तो हमेशा आपने याद रखना है, ये भी लर्निंग आउटकम हमारा नेशनल एमडीकैट का है कि हमारे पास जो हीट लॉसेज, जो एनर्जी लॉसेज होते हैं ज़्यादा मैकेनिकल वर्क में, मैकेनिकल मशीन्स में, दे आर इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉसेज ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्सेज. तो यहाँ पर हमारे पास वर्क एनर्जी का जो प्रिंसिपल है उसका फॉर्मूला क्या हुआ, W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अब जब ये एक बात उसके दिन में बैठ गई, इसका लास्ट पैराग्राफ हम अक्सर पढ़ते ही नहीं है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, जिसमें उसने क्लियरली लिखा है दैट द वर्क डन ऑन अ बॉडी मे अपीयर इन एनी चेंज इन द चेंज ऑफ एनी काइंड ऑफ इट्स एनर्जी. वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे भी अपीयर हो सकती है, वो किनेटिक एनर्जी के तौर के चेंज के तौर पे भी अपीयर हो सकती है, वो अपीयर हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन केमिकल एनर्जी. तो कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के चेंज के तौर पे अपीयर हो सकती है. तो ये बात इस एमसीक्यूज में दिखेगा. The work done on a body appears as change in its. अब बच्चे क्या करते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, वो अल्फा की तरफ जाते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. लेकिन आपने इसकी तरफ जाना है, बीटा देखे पोटेंशियल एनर्जी,
चेंज इन केमिकल एनर्जी, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो दिस इज योर बेस्ट आंसर। तो हाँ, मूविंग ऑब्जेक्ट की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली उसमें काइनेटिक एनर्जी का चेंज आप कह सकते हैं। हमारा अगले सवाल, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, मैंने आपसे वादा किया था कि आज मैं आपको ये क्लैरिफाई करूंगा कि जो नेगेटिव वर्क होता है वो पॉजिटिव वर्क से छोटा नहीं होता, बल्कि नेगेटिव वर्क पॉजिटिव वर्क से बड़ा भी हो सकता है। कैसे होता है जरा गौर से देखिएगा। बस बेसिकली मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए थी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की, क्योंकि उसके थ्रू मैं जरा आसानी से समझा सकता हूं। तो आप लोगों ने गौर करना है इंशाल्लाह ताला। अगर आपको कभी भी क्लियर नहीं हुआ तो अभी फौरन आपको समझ आ जाएगा। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ग्रेटर। हमें वर्क दिए गए और कहा गया इनमें से कौन सा ग्रेटर है। अब ये तो मिसकॉन्सेप्शन मैंने कोशिश की आपकी दूर कर दूं कि पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क जो है वो बराबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव वर्क बड़ा भी हो सकता है। ये भी मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल में आपसे शेयर करूंगा। अल्फा ऑप्शन प्लस 100 जूल, बीटा माइनस 100 जूल। ये ऑब्वियसली दोनों की वैल्यूज देखा जाए सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस है। ये पॉजिटिव मैक्सिमम कह सकते हैं, ये नेगेटिव मैक्सिमम। 0 जूल तो मिनिमम हो सकता है, हमने चूंकि मैक्सिमम निकालना है, ग्रेटर निकालना है, तो ऑब्वियसली 40 तो नहीं सकता। अब इन दोनों की टाई के बाद इसको देखिएगा, लिखा -1000 जूल, तो बेस्ट आंसर कौन सा हो गया, -1000 जूल। क्यों? क्योंकि नेगेटिव वर्क के साथ नेगेटिव साइन सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये वर्क किया गया है किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को 1000 जूल डिक्रीज करने के लिए। ये छोटा वर्क नहीं है। कैसे छोटा वर्क नहीं है, ये इन सबसे बड़ा क्यों है, जरा गौर से देखिएगा। देखिए, प्लस 100 जूल बराबर है -100 जूल। ये 100% मैं एग्जैक्टली बिल्कुल ट्रू बात कर रहा हूं कि प्लस 100 जूल और -100 जूल बिल्कुल बराबर होते हैं। कैसे बराबर होते हैं, गौर से देखिएगा। प्लस 100 जूल का मतलब क्या है, इसने काइनेटिक एनर्जी को प्लस 100 जूल इंक्रीज किया। -100 जूल का मतलब है काइनेटिक एनर्जी को 100 डिक्रीज किया गया। अब जरा गौर से देखिएगा, इसको मैं कैसे समझाऊंगा। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है और इस पर एक फोर्स लगती है, कुछ डिस्टेंस कवर करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी 100 जूल हो जाती है। अब मुझे एक बात बताएं, आपने जब इस पर वर्क किया होगा तो अपनी बॉडी की 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी को यूज, केमिकल एनर्जी को यूज किया होगा, और इसको मूव जब करवाया होगा तो आपको ठीक ठाक आपकी एनर्जी कंज्यूम हुई होगी। कितनी? 100 जूल। मैं बात करूं अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है तो आपकी सारी की सारी एनर्जी फिर कन्वर्ट होती है इसमें 100 जूल में, वरना कुछ लॉसेस भी हो जाते हैं। तो आमतौर पे आप 120 कर रहे होंगे वर्क, तब कहीं जाके होगा। लेकिन चले मैं आइडियली बात करूं, अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है तो फिर हमारे पास आपने कितना काम किया, यहां पर आपकी बॉडी की 100 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई, आपने 100 जूल का वर्क किया। क्योंकि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल रहता है कि जब भी आप काम करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आता है। जरा गौर से देखिएगा, अगर एक बॉडी को रेस्ट से मैं 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी तक लेके जाता हूं तो मुझे कितना काम करना पड़ा। दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहता है। इट अपीयर्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, 100 में से मैंने 0 को माइनस किया, ये देखिए प्लस 100 जूल आपके पास आंसर आ गया। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, वर्क पॉजिटिव है। अब मुझे एक बात बताएं, अगर इसी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर आपको रोकना पड़ जाए तो क्या रोकना आसान होगा? जी नहीं। यकीनन अगर कोई गाड़ी आ रही है, आप कहेंगे हाँ जी आपको रोकना बहुत आसान है, ऐसा नहीं होगा। उस गाड़ी को रोकने के लिए आपको दोबारा, अगर वो 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी से मूव करिए, अगर ये बॉल 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी अटेन कर चुका और आप इसको रोकना चाहते हो तो ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इस पर दोबारा -100 जूल का वर्क नहीं कर लेते। तो आपको एक दफा पसीने भी आएंगे, आपको लग पता जाएगा, दोबारा आपको 100 जूल का वर्क करना पड़ेगा। तो पता ही चला वर्क के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ ये शो करता है कि वो वर्क पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये है कि वो काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा रहा है। काम आपको 100 जूल ही करना पड़ा, और -100 का मतलब क्या है कि आप एनर्जी को कम कर रहे हो, लेकिन काम आपको कितना करना पड़ा, आपकी बॉडी की एनर्जी कितनी हुई, 100 जूल ही। तो स्टूडेंट्स, मैंने प्रूव कर दिया कि दूसरे केस में भी हमारे पास -100 जूल में हमें उतना ही काम करना पड़ा। तो प्रूव हो गया दैट प्लस 100 जूल और -100 जूल इक्वल है। तो बताइए -1000 जूल, ये तो इन दोनों से बहुत बड़ा वर्क है, क्योंकि -1000 जूल का मतलब है कि कोई बॉडी आपकी तरफ आ रही है -1000 जूल के साथ, अगर आप इसको रोकना चाहते हो और 0 तक लेके जाना चाहते हो, आपको नेगेटिव -1000 जूल वर्क करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि इस एग्जाम्पल से आपको एक बात क्रिस्टल क्लियर होगी कि नेगेटिव वर्क और पॉजिटिव वर्क में से हमारे पास नेगेटिव वर्क पॉजिटिव से बड़ा भी हो सकता है। दोनों अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो ऑब्वियसली दोनों बराबर होंगे। नेगेटिव का साइन डायरेक्शन को शो नहीं करता, क्योंकि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये सिर्फ किस चीज को शो करता है, द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही अहम
एंटीडिस फॉर्मेट में बार बार रिपीट होने वाला मैं पास पेपर का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं, और बच्चे यहाँ पे भी बहुत जल्दी फंस जाते हैं, ट्रैप में आ जाते हैं। ट्रैप स्टार्ट में मौजूद है, देखें कैसे, लोडेड एंड अनलोडेड, बस बच्चे इधर ही फंस गए। बच्चों ने कहा यार लोडेड जो बस है ना यार, उन्हें तो रोकना बहुत ही होगा, ये लोडेड बस जो है उसे रोकना बड़ा ही मुश्किल होगा, और अनलोडेड बस को कंपैरेटिवली रोकना बहुत आसान होगा। दिस इज समथिंग व्हिच दे ऑलवेज थिंक। तो अब यहां पे वो फंस चुके हैं, यानी उनके ज़हन में ये बात पहले ही क्वेश्चन में आ गई कि लोडेड जो बस है वो तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है और अनलोडेड को कंपैरेटिवली आसान होगा। तो सुनिए, बोथ आर मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, इसका मतलब दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, सेम थी। अगर एक की सपोज करें 100 थी तो दूसरी भी क्या थी, 100 ही है। गौर से सुने, इन पर सिमिलर रिटार्डिंग फोर्सेस लगी, दोनों पर एक जैसी फोर्स लगी, रिटार्डिंग फोर्स दोनों पर सेम लगी। अब कहता है क्या ज़ाहिर, कहता अगर वो फाइनली रुक जाए, इफ दे फाइनली स्टॉप, व्हाट इज द डिस्टेंसेस कवर्ड बाय देम, अगर पहले का डिस्टेंस s1 है और दूसरे का s2 है तो क्या रिलेशन सही हो सकता है। तो बच्चे क्या कहेंगे, बच्चे कहेंगे यार पहली बस तो लोडेड है ना जनाब, उसे रोकना तो बहुत ही मुश्किल होगा, इसका मतलब s1 जो पहली लोडेड बस का डिस्टेंस होगा वो दूसरे से डबल होना चाहिए, भाई वो तो बहुत दूर जाकर रुकेगी, ये पक्की बात है, ऐसा ही होगा। कुछ बच्चे, यानी इसका मतलब जो फिर भी सोचने वाले बच्चे होंगे, देखिए फंसा वही है, ट्रैप वही होता है जो थोड़ा सोचता है, तो ऑब्वियसली वो ट्रैप हो गए। तो तकरीबन आप कह सकते हैं 90% बच्चे अल्फा की तरफ जाएंगे, लेकिन जो आपके 10% बच्चे होंगे जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे वो यहाँ पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। देखिए दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी, सेम, बोला सपोज करें 100 थी, दोनों की फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, दोनों रेस्ट पर आगे क्या होगी, 0। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आया, 100 से 0, 100 से 0 कितना, 100। इसका मतलब दोनों पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाया जाए तो दोनों की एनर्जी का चेंज, काइनेटिक एनर्जी का चेंज सेम है। अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज बेसिकली वर्क होता है, तो मैं लिख सकता हूं F1 S1 को बराबर होती है F2 S2, और फोर्सेस भी बता दी गई सेम है, फोर्सेस सेम है, कट गई, तो बताइए डिस्टेंस दोनों के क्या आगे, सेम आगे, तो कौन सा आंसर आया, चार्ली। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में। बहरहाल एक बात याद रखिएगा, अल्लाह ताला किसी भी इंसान की मेहनत को कभी भी ज़ाया नहीं करते। अगर हम वर्क करें, वैसे मज़े की बात, हम वर्क का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो मेहनत, हमारा वर्क कभी ज़ाया नहीं हो सकता। अगर हम बहुत अच्छी तरह से फोकस के साथ रहकर मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और आप हमारे सारे लेक्चर्स को भी अच्छी तरह सुनेंगे, तो फिर आई होप कि सारी चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। स्टूडेंट्स, अभी हमारा और लेक्चर इंशाअल्लाह अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और बोर्ड को एक दफ़ा दोबारा स्टार्ट करूँगा। तो आइए बोर्ड को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, आइए कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वैसे आमतौर पे क्या होता है, आप सब जानते हैं कि हम पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं करते, मगर इस साल हमारे पास नेशनल एमडी-कैट के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंगली वी मस्ट बी वेरी क्लियर, वेरी डिस्टिंक्ट अबाउट द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, क्योंकि लर्निंग आउटकम ये है द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। So that was the reason you could see that कि मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी हेडिंग पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही राइट डाउन की। सबसे पहले बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में छुपी हुई एक एनर्जी की फॉर्म है जो किसी भी शक्ल में हो सकती है। द एनर्जी possessed by a body which is hidden in it due to its position is called potential energy। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बॉडी के अंदर एक एनर्जी होती है हिडन फॉर्म में, जो कि उसकी पोजीशन की वजह से होती है, वो बॉडी की किसी न किसी जगह पोजीशन मैटर कर रही होती है। अब इसकी कौन कौन सी फॉर्म्स हो सकती है, जरा गौर से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आप सब जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू mgh। इसके बाद अपने सेकेंड ईयर में जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था तो आपने पढ़ा था उसमें हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। इसके अलावा आप सब जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में हमारे पास जो आती है वो आती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा हमारे पास केमिकल एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज हमारे पास मौजूद हो सकती हैं। तो आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स ओवर हियर। स्टूडेंट्स, इसी हवाले से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब होता ही है स्टूडेंट्स, अब हमें बहुत केयरफुल रह के चलना होगा, क्योंकि हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव में जब
ये लिख दिया गया that we must be very clear about the difference of potential energy and the gravitational potential energy. इसका फोकस तो gravitational potential energy की तरफ ही ज़्यादातर होगा, लेकिन हो सकता है वो ट्रिकी क्वेश्चन कर दे। जैसे अभी एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्लेस किया, तो बच्चे क्या करेंगे, जो ही पोटेंशियल एनर्जी का नाम सुनते हैं तो फौरन से पहले अल्फा की तरफ जाएंगे, mgh राइट डाउन करेंगे। लेकिन उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो आपका क्या ख्याल है, हाफ के एक्स स्क्वायर जो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, और हाफ CV स्क्वायर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है बाय द कैपेसिटर, तो क्या ये सारी एग्जांपल्स पोटेंशियल एनर्जी की नहीं है? इसलिए बेस्ट आंसर कौन सा होगा, दैट इज डेल्टा, तो अल्फा आंसर नहीं होगा। तो मैंने कोशिश की मैं आपको क्लियर करवा सकूं कि हमने इस दफा वर्क एनर्जी पावर के अकॉर्डिंगली क्या क्या चीजें बड़ी क्लियरली लेके चलती हैं। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स, बात तो पोजीशन की होगी, लेकिन कहां पर, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड और ड्यू टू इट्स हाइट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बहुत फेमस mgh होता है, आप सब जानते हैं। इस फॉर्मूला से मैं बहुत सारे रिलेशन डेवलप कर सकता हूँ, बट मेजर जो है potential energy is directly proportional to the height, potential energy is directly proportional to the mass, and potential energy is directly proportional to the value of the g, that is the gravity or the acceleration due to the gravity, जो ये जो acceleration होती है gravity पर ही डिपेंड कर रही होती है। हाइट जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, हाइट जितनी कम होगी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। पोटेंशियल एनर्जी मैथ जितना बड़ा होगा अल्टीमेटली आपको उसे हाइट पर लेके जाना उतना ज्यादा डिफिकल्ट होगा, तो आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, जितना ज्यादा वर्क करना पड़ेगा उतना ही ज्यादा उसमें पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जी हाँ, अर्थ पर जी की वैल्यू कंपैरेटिवली मून से बहुत ज्यादा होती है, 10 टाइम्स आप कह सकते हैं, लाइक दैट इज इक्वल, यहाँ पे हमारे पास 6 टाइम्स ग्रेटर होती है, वहाँ पे 6 टाइम्स कम होती है। तो इस तरह से अगर मैं मून की बात करूँ और मून की आप सरफेस पे अगर किसी हाइट तक चले जाते हैं किसी बॉडी को लेकर, तो आपको ज़्यादा वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी कम है और वो उतनी पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं करेगी जितनी कि वो अर्थ की एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी में कर सकती है। वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग आउटकम हमारा कि ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन होता है, उसके बारे में आपको क्लियरली पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ग्रेविटेशनल फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। स्टूडेंट्स वी हैव लर्नड इट इन आवर टेक्स्ट बुक दैट a conservative field is a field which is independent of the path followed। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई से 2 पॉइंट्स उस आप फील्ड में सेलेक्ट कर लें और उन 2 पॉइंट्स में आप डिफरेंट पाथ्स के थ्रू चले जाएं, अगर वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो फिर कभी भी वर्क जो है वो डिफरेंट नहीं होगा, हमेशा सेम आएगा। अगर सेम आता है तो इसी फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड व्हिच मींस दैट वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। इस एग्जांपल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमारे पास 3 पाथ हैं, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 में डिफरेंट पाथ से हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। हम जिस मर्जी पाथ से जाए वर्क क्या होगा, इट वुड बी सेम क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू mgh। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ रिजल्ट्स हमारे पास होने चाहिए, यहां से एमसीक्यूज हमारे पास डेवलप हो सकते हैं। द फर्स्ट वन, व्हेन अ बॉडी गेन्स हाइट, जब बॉडी कोई भी बॉडी अगर ग्रेविटेशनल फील्ड में हाइट गेन करती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लाजमन इंक्रीज करेगी, ये बात याद रखना। वर्क डन बाय अस, जब भी हम काम कर रहे होंगे, हम ग्रेविटेशनल फील्ड में जब काम कर रहे होंगे एंड टेकिंग द बॉडी अवे फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ऑब्वियसली हम बॉडी को ऊपर लेके जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, फोर्स भी अपवर्ड लगा रहे हैं, तो फिर हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल हो गए तो वर्क क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव, आप उसको mgh लेंगे। लेकिन उसी वक्त अगर आप देखें तो ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है और किसके बराबर, दैट इज इक्वल टू फोर्स लग रही है mg के बराबर, तब वर्क डन बाय द ग्रेविटी होगा, इसे हमेशा नेगेटिव लिया जाएगा, कितना होगा उतना जितना हमने किया होगा -mgh। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपने इसको याद रखना। स्टूडेंट्स आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्विच करते हैं ताकि हम अपने काम को कंप्लीट करें। जी स्टूडेंट्स जरा गौर से देखिएगा, ये एक बॉडी है, इस पर वेट डाउनवर्ड, ग्रेविटी डाउनवर्ड करिए आप, ये वो फोर्स है जो आप अपर लगा दो वेट के इक्वल होती है। जब हम फोर्स लगाते हैं एंगल 0 बनता है, इसलिए वर्क क्या आया था +mgh, और जब ग्रेविटी लगा रही होती है तो एंगल 180 बनता है, दैट इज आप देख सकते हैं 180 बन रहा होता है क्योंकि बॉडी ने तो अपवर्ड ही जाना ना। इफ यू टेकिंग द बॉडी अपवर्ड तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट अगर ग्रेविटेशनल फील्ड का वर्क लिया जाए तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, ग्रेविटी इज एक्टिंग डाउनवर्ड, तो एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, इट विल बी टेकन एज -mgh। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से हमारे पास पास पेपर से क्वेश्चन है। व्हेन वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज नेगेटिव,
ही नहीं। हमने काम, ग्रेविटी का वर्क जब नेगेटिव होता है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी की क्या होती है? बच्चे यहाँ पे एक प्रॉब्लम करते हैं। बच्चे जो ही ये देखते हैं कि वर्क नेगेटिव हो रहा है तो वो समझते हैं नेगेटिव वर्क में तो एनर्जी कम होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर देगी, दे गो फॉर द अल्फा ऑप्शन। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट गौर से देखें, यहां पर जब मैं बॉडी को हाइट पर लेके जा रहा हूं, हाइट वो गेन कर रही है और हम हाइट के बारे में जानते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो आप देखिए उस वक्त ग्रेविटी का वर्क क्या है? ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव आया था। इसका मतलब जब ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव होगा तो इन स्पाइट ऑफ दिस नेगेटिव साइन याद रखिएगा, आप अपना काम देखोगे तो आपके काम की वजह से बॉडी कहां जा रही होगी? इट इज गेनिंग हाइट, एंड व्हेनेवर द बॉडी इज गेनिंग हाइट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सी? दैट इज बीटा। अल्फा की तरफ आपने नहीं जाना। सिमिलरली बाय वन गेट वन फ्री। अपना नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। व्हेन वर्क डन बाय द ग्रेविटी इज पॉजिटिव, तो अगर आपने ये समझ लिया दूसरा बड़ा आसान होगा। पॉजिटिव कब होगा? अगर बॉडी नीचे आ रही है तो उसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी उसकी डाउनवर्ड है, वो हाइट लूज कर रही है। वर्क क्या होगा ग्रेविटी का? वो पॉजिटिव होगा क्योंकि एंगल 0 बनेगा, लेकिन वो हाइट लूज करेगी तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज कर देगी। दैट इज योर अल्फा आंसर। आपने कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में देखा, ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फोर्स या ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो इसी तरह नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का जिक्र भी आपको मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए। दे आर व्हाट? दे आर द वन इन विच द वर्क डिपेंड्स अपॉन द पाथ। इसकी बेस्ट एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स है कि आप कोई से 2 पॉइंट्स ले लें और डिफरेंट पाथ्स ले लें, हर एक पाथ पर अगर फ्रिक्शन को कंसीडर किया जाए वो डिफरेंट होती है, तो ऑब्वियसली साफ सी बात है फ्रिक्शन का जो वर्क होगा वो डिफरेंट होगा। तो 2 सिमिलर पॉइंट के दरमियान डिफरेंट फ्रिक्शनल पाथ्स के थ्रू आप मूव करें तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वर्क सेम नहीं आएगा, डिफरेंट होगा। ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा बुक में जितने एग्जांपल हैं वो आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। स्टूडेंट्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंगली हाफ mv स्क्वायर होता है, और हाफ mv स्क्वायर को आप f इंटू एस पी राइट डाउन कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। वर्क डन जो होता है वो अब आपने देखा पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे भी अपीयर होता है। mgh इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इसको भी fs लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वाइटल टॉपिक, दैट इज पावर। रेट एट विच वर्क इज डन, रेट एट विच वर्क इज डन। रेट की जब भी बात होगी टाइम डिपेंडेंट होगा, तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क की जगह मैं क्या क्या लिख सकता हूं? देखिए सिंपल लिखूं तो एफएस टाइम ऐसे रहेगा। अगर वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के तौर पे अपीयर हो रहा है तो हाफ mv स्क्वायर ओवर टी भी पुट कर सकते हो। पावर के कितने फॉर्मूले हमारे पास आ रहे हैं, और अगर किसी बॉडी को मैं हाइट पर लेके जा रहा हूं तो मेरा वर्क mgh के इक्वल होगा mgh ओवर टी। तो आप देख सकते हैं देयर आर 3 फॉर्मूलाज विच वी हैव डेवलप्ड ओवर हियर। पावर के 3 फॉर्मूलाज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट, फेमसली बार बार रिपीट होते हैं। यूनिट्स क्या होंगे? वॉट, या आप एचपी भी कह सकते हैं, और भी यूनिट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिट्स ऑफ द पावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कि बताइए इनमें से कौन सा यूनिट पावर का यूनिट है। अब जो आप सब जानते हैं कि हमारे पास बात का ऐसा होता है कि हम मिस्टेक कर जाते हैं। जो ही हमें यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा हुआ है, जूल लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम सब जानते हैं एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ऑफ जूल, और हमारे पास जूल तो एनर्जी का यूनिट है, वर्क का यूनिट है। बच्चे चार्ली की तरफ चले जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पे वॉट नजर आ रहा होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे किलो वॉट आर इज नॉट द यूनिट ऑफ पावर, इट इज बेसिकली द यूनिट ऑफ एनर्जी, बिकॉज 1 किलो वॉट आर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जूल या 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो बेस्ट आंसर कौन सा होगा? डेल्टा। इनमें से कोई भी हमारे पास कहा जाए वो पावर का यूनिट नहीं है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। स्टूडेंट्स, वॉट इंटू आवर को जरा गौर से देखते हैं। देखिए किलो तो सिर्फ एक मल्टीपल है, वॉट का मतलब होता है पावर और आर का मतलब है टाइम। तो पावर और टाइम जब भी मल्टीप्लाई होंगे, देखिए पावर को टाइम को मतलब ले जाऊं तो पावर इंटू टाइम, तो वर्क इक्वल होगा या एनर्जी के इक्वल होगा। तो वॉट आर किसके बराबर है? एनर्जी का यूनिट है। और अगर 1 किलो वॉट आर ना दिया जाए, सिंपल वॉट आर पूछ लिया जाए, तो किलो में 10 की ताकत ज्यादा है, और अगर किलो नहीं है तो 10 की ताकत कम कर देंगे। आप 6 की जगह 3.6 इंटू 10⁻3 जूल भी लिख सकते हैं। ये भी आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन के आ सकता है। स्टूडेंट्स, पावर का एक और फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स एंड द वेलोसिटी, दैट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी विद विच द बॉडी इज मूविंग। तो स्टूडेंट्स, पावर का फॉर्मूला F डॉट V होगा। आप इसको ओपन अप करें, Fe cos ऑफ थीटा। मैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में आज सारे वर्क के आपको कॉन्सेप्ट दे चुका हूं, तो सेम कॉन्सेप्ट सारे के सारे यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि पावर किस किस एंगल के लिए मैक्सिमम होती है, नेगेटिव भी हो सकती है, हाफ ऑफ द मैक्सिमम भी हो सकती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पास पेपर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ पंप ड्रॉज अ वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम अ स्लो मूविंग रिवर
यानी स्लो मूविंग रिवर है, उसके पास एक पंप लगा हुआ है, वो क्या करता है, वो रिवर से पानी को ड्रॉ करता है और इसे खास वर्टिकल हाइट पे जाके स्टोर कर देता है। वर्टिकल हाइट आपके पास h है और टाइम उसको ऐसा करने में लगता है t, एंड डिस्चार्जेस इट थ्रू अ नोजल विद द स्पीड ऑफ v। और फिर एट द सेम टाइम आप कह सकते हैं कि एक नोजल से जो पानी है वो एक खास स्पीड से बाहर भी जा रहा होता है, डिस्चार्ज भी हो रहा होता है। इसका मतलब यहां पर कहा जाए जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाय दैट पंप is converted into two parts. One is to convert it into to take it up to a certain height h, and the other one that one will become its potential energy mgh कह सकता हूँ। और बाकी नोजल से चूंकि बाहर भी निकला है तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास। इसका मतलब क्या कह रहा है, इफ द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज रो, व्हाट इज द इफेक्टिव पावर डेवलप। इफेक्टिव पावर डेवलप क्या होगी, हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को देखने के लिए कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे स्टूडेंट्स, आइए इस सवाल को सही तरह समझने के लिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, पावर का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ वर्क डन W/T। आप यहां पर वर्क को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पार्टली हाइट गेनिंग की वजह से mgh, पार्टली वो नोजल से जो स्पीड के साथ वाटर बाहर जा रहा है हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय t हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इस t को मैं इन दोनों पर डिवाइड कर दूंगा, सेपरेट कर दिया mgh/t प्लस mv²/t। अब आप सब जानते हैं मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी की शक्ल में लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन है वहां पे हमें वॉल्यूम और डेंसिटी तो नजर आ रहे मगर मास कहीं नजर नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जो ही मैं यहाँ पर मास की जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी पुट करूंगा v रो gh/t प्लस यहां पर भी मास की जगह v रो v²/2t, तो कौन सी ऑप्शन है, दैट इज चार्ली ऑप्शन। तो इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाज का ऐसा होता है कि ऐसे फॉर्मूलाज हमें कैलकुलेट करने को आ जाते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद हम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा और हम ये बात जानते हैं कि कुछ भी हो जाए, हम ये बात जानते कभी कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हो सकता, तो जितना भी उसने काम किया होगा वो सारा का सारा ईदर इट विल कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी और द काइनेटिक एनर्जी, दोनों का सम करके आपने देखा हमने कैसे कैलकुलेट किया। एक और एमसीक्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉडी इज लिफ्टेड बाय अ मैन टू हाइट ऑफ 7 मीटर इन 2 सेकेंड। यानी एक शख्स है वो एक बॉडी को कहा जाए 7 मीटर तक लेके जाता 2 सेकेंड में, और दूसरा आदमी है वो उसी मैस को उसी हाइट तक लेके जाएगा लेकिन 100 सेकेंड में लेके जा रहा है। तो वर्क डन बाय देम आर इन द रेशियो। स्टूडेंट, बड़ी सिंपल सी बात है, आप जब भी किसी बॉडी को किसी हाइट तक लेके जाते हो तो वर्क अपीयर होता है चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है, तो मैंने दोनों वर्क को डिवाइड कर दिया W1/W2। क्या फॉर्मूला आएगा, mgh1 डिवाइडेड बाय mgh2। mg के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मास तो सेम था, g भी सेम है, तो h1/h2 क्योंकि दोनों हाइट सेम थी, तो इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट लाइक द टाइम टेकन बाय देम इट कम्स आउट टू बी 7 से कैंसिल आउट, तो वर्क डन की रेशियो क्या होगी, सेम होगी। हाँ, पावर दोनों की एक जैसी नहीं हो सकती क्योंकि पावर में टाइम फैक्टर बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। तो ऑब्वियसली जिसने 2 सेकंड में किया होगा 7 मीटर तक लेके गया होगा उसकी पावर बहुत ज्यादा होगी, और जो 100 सेकंड में इतना ज्यादा टाइम लगा के, क्योंकि टाइम आप जानते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम फैक्टर जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ऑटोमेटिकली साफ सी बात है उसकी पावर कंपैरेटिवली बहुत कम होगी। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एन एयरक्राफ्ट ट्रेवल्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। ये कीवर्ड बोला, एयरक्राफ्ट मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड इन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट एज शोन बिलो। आप देख सकते हैं ये वो थ्रस्ट है, ये इंजन की फोर्स है, तो इंजन अपवर्ड यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहा है, और ये वो ड्रैग फोर्स है 1000 न्यूटन जो कि बैकवर्ड लग रही है, वेट डाउनवर्ड है। स्टूडेंट्स, कीवर्ड बोल दिया कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका मतलब यहां पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वही थ्रस्ट के बराबर होगी। तो द मास ऑफ एयरक्राफ्ट is 4000 kg. What is the power developed by the thrust force? आपने thrust force की वजह से पावर को कैलकुलेट करना, वेलोसिटी कांस्टेंट है, यहाँ पे कीवर्ड ने बता दिया, ड्रैग फोर्स ही thrust force है 1000 न्यूटन। सिंपल फॉर्मूला यूज करूंगा, P is equal to F into V, 1000 multiplied by 50, 50,000 50 किलोवाट लिखा जा सकता है, तो कहां पे है, दैट इज इन द बीटा ऑप्शन 50 किलोवाट। स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा एक ऐसा टॉपिक जो कि अगर कहा जाए हमने नॉर्मली इतना पढ़ा नहीं होता, बट इट इज प्रेजेंट इन द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल एमडीकैट सिलेबस यूनिट नंबर 2 वर्क एनर्जी जो है हमारा ये जो टॉपिक चल रहे हैं, इसमें एक लर्निंग आउटकम है, दैट इज एम्प्लीफिकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेज इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस। अब ये टॉपिक अपेरेंटली हमें फील होता है शायद हमने पढ़ा नहीं हुआ, स्टूडेंट्स हम इसको बहुत दफ़ा पढ़ के आ चुके हैं, तो अब ये चूंकि ऐड हो चुका है, विल हैव टू गो थ्रू दिस वन। देखिए, मैकेनिकल
डिवाइसेस की बात की जाए, यानी मशीन्स की बात की जाए, तो आप सब जानते हैं हम लेवर भी पढ़ चुके हैं, हम पुली भी पढ़ चुके हैं, हम स्क्रू जैक भी पढ़ चुके हैं, हम व्हील एंड एक्सल भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारा इनके हवाले से एडवांटेजेस ऑफ सिंपल मशीन्स क्या होते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता रहा हूं। हो सकता है यहां से क्वेश्चन आए, हो सकता है ना आए, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए सिंपल मशीन्स के बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन जो मेजर एडवांटेज है, दे कैन मेक वर्क इजियर, आप आसानी से काम कर सकते हैं। दे कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। यू कैन लिफ्ट हैवी लोड्स बाय लेस एफर्ट। तो यहाँ पे आइए बात करते हैं इम्प्लीफिकेशन ऑफ एनर्जी लॉसेज इन प्रैक्टिकल डिवाइसेस। इसमें कुछ टर्म्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली टर्म है इनपुट। इनपुट कहते हैं एफर्ट इनटू एफर्ट आर्म को, या वो डिस्टेंस जो कि एफर्ट की वजह से होता है। ये एफर्ट क्या है? बेसिकली आप सिंपल मशीन पर जो फोर्स खुद लगाते हैं वो आपकी एफर्ट कहलाती है, और फिर आपको उस एफर्ट को करने में जितना डिस्टेंस या जितनी हाइट आप वो गेन करते हैं या वो आप कर रहे होते हैं थ्रू दैट डिस्टेंस, दैट इज एफर्ट आर्म कहते हैं। और आउटपुट कहते हैं लोड इनटू लोड आर्म, यानी वो लोड जिसको आप सिंपल मशीन से उठाना चाह रहे होते हैं, तो अल्टीमेटली आपको जितना आप हाइट गेन करते हैं उसको लोड आर्म के, इन दोनों का प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट इसको करने के लिए आइए लास्ट पोर्ट की तरफ स्विच करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखिएगा, मैंने आपके लिए लेबर और फेल्क्रम की एक सिंपल मशीन, ताकि आप आसानी से समझ सकें। देखिए यहां पे मैंने वेट रखा है जिसको मैं लोड कह सकता हूं, और यहां पर मैं फोर्स लगा रहा हूं। जब मैं इसे फोर्स डाउनवर्ड लगाऊंगा तो ये वो डिस्टेंस होगा जो कि मेरी एफर्ट यानी फोर्स कवर करेगी, और अल्टीमेटली ये वेट जो है ये कहा जाए कोई हाइट गेन कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इनपुट क्या होगी? एफ इंटू डी, और आउटपुट क्या होगी? दैट इज इक्वल टू वेट इंटू हाइट। तो ये हमारे पास कहा जाए तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल लॉसेस की, क्योंकि हमने यहाँ पे इम्प्लीफिकेशन करनी है कि प्रैक्टिकल जो डिवाइसेस होते हैं उनमें लॉसेज होते हैं एनर्जी के, वो क्या होते हैं। ठीक है, आइडियल मशीन्स की बात की जाए तो कोई लॉस नहीं होता, इनपुट आउटपुट के बराबर है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल मशीन्स की बात करें तो इनपुट हमेशा बड़ी होगी आउटपुट से। क्यों? क्योंकि एनर्जी लॉसेज होते हैं मेजर, किसकी वजह से? आप सब जानते हैं जो डिफरेंट मशीन होते हैं उनके पार्ट्स आपस में जब स्लाइड करते हैं, when they slide, then फ्रिक्शन की वजह से वहां पे लॉसेज होते हैं। इसके अलावा अगर मैकेनिकल डिवाइसेस नहीं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं, तो वहां पे आपको पता है रेजिस्टेंस की वजह से करंट के लॉसेज होते हैं, हीट लॉसेज होते हैं। तो हम कह सकते हैं जो मेजर लॉसेज होते हैं, हमारा लर्निंग आउटकम भी है कि ज्यादातर जो लॉसेज होते हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ ड्यू टू द फ्रिक्शन, एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉसेज। सो एफिशिएंसी की बात भी कर लेते हैं। एफिशिएंसी होती है आउटपुट ओवर इनपुट। परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करूं, मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमेशा याद रखिएगा, हमने ये बात बताई कि आउटपुट जो होती है वो इनपुट से चूंकि छोटी होती है, इसका मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी। प्रैक्टिकल अगर बात की जाए यानी अगर इम्प्लीफिकेशन की जाए, अगर प्रैक्टिकल लॉसेस के वाले से, तो परसेंटेज एफिशिएंसी 100% से हमेशा कम होगी। किसके से? हीट लॉसेस की वजह से। मैकेनिकल एडवांटेज आप डायरेक्टली भी मालूम कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू लोड ओवर एफर्ट होता है। यानी अगर आप एफिशिएंसी की तरफ नहीं जाना चाहते, तो आप किसी भी मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज देखना चाहते हैं, तो आप सब जानते हैं उसमें भी लॉसेज होते हैं। लॉसेज की वजह से मैकेनिकल एडवांटेज होता है, इट इज ऑलवेज लेस देन 1 ड्यू टू द लॉसेज। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने जितने भी डिवाइसेज आज सिंपल मशीन्स के मैंने पीछे राइट डाउन किए आप लोगों के लिए से पहले वाले बोर्ड में, उन तमाम के आपने मैकेनिकल एडवांटेज, उनकी एफिशिएंसीज, उनका इनपुट और आउटपुट के सारे फॉर्मूलाज आपको फिंगर टिप से होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है इट मे बी पॉसिबल वो लॉसेस से हटकर आपको उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंशाल्लाह हम इसकी प्रैक्टिस अपने टेस्ट में भी बड़ी डिटेल में करेंगे। स्टूडेंट्स एक एमसीक्यूज देखते हैं और उसके बाद अपना काम कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन फॉर अ प्रैक्टिकल डिवाइस व्हाट इज ट्रू? अल्फा ऑप्शन इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट। हम सब जानते हैं कि इनपुट हमेशा आउटपुट से बड़ी होती है, आउटपुट इसलिए छोटी होती है इनपुट से क्योंकि लॉसेज होते हैं। बीटा परसेंटेज एफिशिएंसी 100% से कम होगी, बिल्कुल सही है। मैकेनिकल एडवांटेज भी 1 से कम होगा लॉसेज की वजह से, तो डेल्टा ऑप्शन दैट इज द बेस्ट वन। सो स्टूडेंट्स वी एंड अप ओवर हियर। आई होप कि आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने मुझसे बहुत सारी बातों को रीइंफोर्स किया होगा, सीखा होगा। मैंने पूरी कोशिश की कि वर्क, पावर, एनर्जी और ये एम्प्लीफिकेशन ऑफ द पावर लॉसेज जो है हमारे पास जो आता है, जो यूजुअली फ्रिक्शन और हीट की वजह से होती है, इसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके सारे के सारे एमसीक्यूज मैं आप लोगों से मैक्सिमम आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको तैयार करवा दूं। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इमरान सोरवर्दी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।